हर छोटी सी बात पे बुरा मान जाना, यानी टेकिंग ऑफेंस, हमारे हर चीज़ को हम अना का मसला बना लेते हैं। ये क्यों होता है? क्या ये एक ख़ास पर्सनालिटी टाइप है और ऐसा करना कई लोगों के लिए ऑनर की बात समझी जाती है कि भाई हमें सिखाया ये गया है और ये तरीक़ेकार होता है सर्टन फैमिलीज़ का, सर्टन इंडिविजुअल्स का। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि इससे क्या असर पड़ता है आपके रिश्तों पे, आपके घर के और आपके ऑफ़िस के या टीम के माहौल के ऊपर। अगर किसी को ये पता चल जाए कि भाई फ़लाने शख्स से बात करना मुश्किल है क्योंकि वो किसी भी बात पे या तो ऑफेंड हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, तो फ्रैंकनेस तो गोज़ आउट ऑफ द विंडो। यानी आप उनसे दिल की बात नहीं कर पाते, आप उनसे बेतकल्लुफ़ होकर बात नहीं कर पाते। और क्या कुछ रिश्तों की और ख़ास तौर पे गहरी दोस्तियों की डिमांड ही ये है कि ये फ़िल्टर्स ना हों, ये बेतकल्लुफ़ी हो। लेकिन क्या इसमें कायदे क़वानीन नहीं होते? क्या अल्फाज का इंतख़ाब करना अहम नहीं होता? कई लोग आपने देखा होगा कि सच की आड़ में कहते ही ऐसे बात हैं जो आपको बुरी लगे। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि कोई बात अगर शुरू ना, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, भाई तुम्हें पता है तुम कोई बहुत ही ओंगी बोंगी बात कहने वाले हो जिसका असर दूसरे पे बुरा ही होगा, तो प्लीज़ मत कहें, या उसको बेहतर तरीके से कहें या कोई बेहतर टाइम सोच कर कहें जब वो इंसान रिसेप्टिव हो। नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ अ कॉन्वर्जेसन दैट स्टार्ट्स विद अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्योंकि अगले बंदे को आप एक स्पॉट पे रख ही रहे हैं। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी मिसेज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं शादी.org की। दैट इज़ ऑफ कोर्स अ मैच मेकिंग application and they have a very sophisticated system to match profiles. Thank you so much Mrs. Ali for being here with us. बिस्मिल्लाह परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, बेहतरीन कोचिंग देती हैं और ख़ास तौर पे ट्रॉमा से रिलेटेड बात बहुत करती हैं। फिर यंगर जनरेशन who may have a plethora of issues और उनको ये लगता हो कि कोई उनको नहीं समझता, तो बिस्मिल्लाह इज़ देयर टू गाइड यू। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अली रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं। शुक्रिया अली फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल, एंड यू आर ऑल्सो एन एकेडमिशियन, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। सबसे पहले अगर बिस्मिल्लाह आपसे शुरुआत करूँ, जो लोग बात बात पे खफा हो जाते हैं या बात बात का बुरा मना लेते हैं, क्या ये वाकई बहुत सेंसिटिव होते हैं या कोई और वजह है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी सलाम। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको सरफेस लेवल पे जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई बात हमने तो बड़ी न्यूट्रल से एक बात कही है और अगले बंदे ने बहुत ही उसको एक पर्सनल ले गया है वो, और बड़े तकलीफ़ उसको शायद हुई है, पता नहीं क्या हो गया है इसमें। तो अगर हम डीपर लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं तो सर्टन बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं आपको इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न बताऊँ वो ये होता है कि कुछ लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव आपको लगते हैं, बात बात पे ऑफेंड होने वाले लगते हैं, उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस पास्ट में हुए होते हैं जिसके अंदर जैसे आप बचपन में देख लेते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जब वॉलेटाइल इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, तनकीद का निशाना बनते रहते हैं बचपन से ही। तो उनके अंदर ना उनका जो ब्रेन होता है वो एक सर्वाइवल मोड पे रहता है, हमेशा वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहता है, ज़्यादातर फाइट पे। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ उनको बोली जाती है, तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, तुम अच्छे नहीं पढ़ते, तुम नालायक हो, तो वो सुन सुन के उनके अंदर ना उनकी आइडेंटिटी बन चुकी होती है वो। बेशक उनको लगे ना लगे, लेकिन अनकॉन्शियसली वो एक आइडेंटिटी, एक बीज बन चुका है। अब क्योंकि वो एक उनकी इनसिक्योरिटी होती है जो वो बहुत तरीके से हाइड करने भी कभी कोशिश लोग करते हैं, अच्छा सज लेते हैं, अच्छा सवर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी हिस्से में अगर कोई भी शख्स न्यूट्रल एक फीडबैक भी उनको दे दे कि अच्छा तुम ज़रा सा अगर तुम वज़न कम कर लो, तुम ज़्यादा अच्छी, तो वो उनके उस ट्रॉमा पे, उस पॉइंट पे, उस वो तकलीफ़ पे हिट करता है डायरेक्टली। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इंसान को देखें तो हम में से हर इंसान ने एक लबादा ओढ़ा हुआ है। हमारे बहुत सारे गम होंगे, तकलीफ़ें होंगी जिसको हम छुपा कर चल रहे हैं। जब कोई इंसान बहुत ईजीली किसी बात का बुरा मना लेता है तो आप किसी दुखती रग को छेड़ देते हैं, यानी कहीं ऐसी जगह हिट करते हैं जहां उस इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, वो उसको बहुत पर्सनल ले लेता है। मिसेस अली, अगर ये चीज़, क्योंकि यकीनन जब आप मैच मेकिंग कर रहे होते हैं, एक इंसान को पूरी तरह से तो नहीं परख सकते ना, उसकी पूरी स्टोरी आप एक दो मुलाकातों में जान सकते हैं। तो जब नई नई शादी होती है और एक दूसरे के बारे में लोग मिजाज को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तब अगर पता चले कि कोई एक पार्टनर ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाता है या उसके बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं, उसको बहुत सारी बातें ट्रिगर करती हैं, तो क्या ऐसे रिश्ते चल पाते हैं? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है?
मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो हमारा कंसर्न होता है रिश्तों से रिलेटेड, वो यही होता है ना चलने का, कि मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब कपल्स के अंदर एक दूसरे को समझने की या तो काबिलियत नहीं होती, या वो छोटी छोटी बातों पे इतना कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देते हैं कि उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़े लेवल पे बनी भी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके लिए एक दूसरे को समझना इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक बंदे की किस बात से ज़्यादा जो है वो उसको इरिटेट हो रहा है, या उसको किस बात से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या कौन सी उसको बात सुननी पसंद नहीं है, और कौन सी चीज़ है जिससे वो हैप्पी मोड एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पे कपल्स में ये होता है कि जिस चीज़ से हमें बुरा लग रहा है या हम उस चीज़ को नापसंद करें, जानबूझ के उस चीज़ को ट्रिगर करा जाता है ताकि इंसान उस लेवल पे आके आपको रिएक्ट करे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपका ऑल ओवर रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो कपल्स में मैं खुद भी ये टिप्स देती हूँ कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उनकी वीक पॉइंट्स को जानें, जिससे उनकी चीज़ों को बुरा लगता है या वो उससे जो है वो उनको ट्रॉमा वो हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है कॉल जिस पे वो एकदम से जो है वो आपको रिएक्शन दे देते हैं, या वो कोई ऐसी बात जिस पे उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे चला जाता है। पहले उन चीज़ों को समझें क्योंकि वो सारे वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करते या हमें वो पता नहीं होता। हम खाना क्या अच्छा लगता है, पीना क्या अच्छा लगता है, बाहर क्या अच्छा लगता है, कलर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो हम वो चीज़ों के ऊपर बात करें जो नापसंद है ताकि हम अपने रिलेशनशिप में उन चीज़ों के ऊपर एहतियात बरतें और उन गलतियों से बचें जिससे हमारा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो सकता है। अच्छा, दो इस पे चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, एक लाइट हार्टेड है और एक थोड़ा संजीदा बात है। तो पहले ज़रा लाइट हार्टेड बात की तरफ चलते हैं। अली, ये हमने देखा होगा कि अक्सर लोग इसलिए परेशान होते हैं या नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका दिल चाहता है कि उनको मनाया जाए, यानी जो रूठना मनाना है ये भी इसका एक बड़ा अहम जुज़ है कि सिर्फ इस बात पे, यानी छोटी छोटी बात पे जो लोग नाराज़ होते हैं ना, उनकी शायद एक्सपेक्टेशन भी थोड़े बच्चों की तरह होती हैं कि कोई आके उनको मनाए, उनसे पूछ ले कि क्यों तुम चुप चुप हो आज, क्यों तुमने सही तरह खाना नहीं खाया, नहीं सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है कि भूख नहीं लगी। तो वो तवज्जो भी चाह रहे होते हैं। क्या इस वजह से भी लोग अक्सर नाराज़गी का बहाना करते हैं ताकि उनको मनाया जाए? थैंक यू सिद्रा, ये चीज़ तो फितरी है कि इंसान जो है वो नाराज़ भी होता है, रूठता भी है, और वो उसका दिल भी चाहता है कि उसको मनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब ये हद से बढ़ जाता है, यानी छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जिसको इग्नोर किया जा सकता है, अगर उसको भी आप बुरा मान जाए, और वो बुरा मानना खासतौर पे कपल्स के बिटवीन या और फैमिली मेंबर्स के बिटवीन, वो फिर कई दिनों तक या बादों का कई महीनों के ऊपर मुहित हो जाए वो नाराजगी, तो प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। और फिर ये होता है कि फिर आपने उस नाराजगी को रिकवर किया था, फिर कोई ऐसी छोटी सी बात हो गई जिसके ऊपर दोबारा से वो पार्टनर जो है वो बुरा मान गया या आपका कोई फैमिली मेंबर बुरा मान गया, और दोबारा फिर कोई सिलसिला शुरू हो गया। जो आपने बात की, मैं बिस्मिल्लाह की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामास होते हैं, बचपन में हमें अटेंशन नहीं मिली किसी वालिदैन की तरफ से, या कोई सिबलिंग्स की प्रेफरेंस थी, या फिर ये कि स्कूल के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कुछ को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम में काबिलियत नहीं है। तो वो चीज़ें आगे बढ़ के आपके अंदर बिल्डअप हो जाती हैं, और फिर वहाँ पे वो आप हर जगह पे जहाँ से आपको थोड़ा सा लगता है कि मेरे साथ सॉफ्ट है या मेरे साथ जो है काइंड हार्टेड है, तो आप कहीं ना कहीं उसकी तरफ पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जरा भी उसकी तवज्जो किसी और की तरफ ना जाए, और वो तवज्जो हटे ये तो वो फौरन ही नाराज हो जाएगा और पूरी फिर आपकी अटेंशन अगेन उसकी तरफ हो जाएगी। बिल्कुल तो सही, ये सिलसिला एब्सोल्युटली अली। और क्योंकि आपने स्कूल का जिक्र किया, बैक टू स्कूल टाइम भी है, वहीं से आपकी बेसिक पर्सनालिटी शेप अप करती है। यंग एज होती है, टीचर्स का रवैया, क्लासरूम का माहौल, आपके दोस्तों का आपके साथ रवैया, आपके घर वाले और सिबलिंग्स आपको आपकी एक सेल्फ अवेयरनेस देते हैं। तो उसमें आपकी इमोशनल इम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फिज़िकल इम्यूनिटी भी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कि नीडो का जो आपके लिए ख़ास पैगाम है कि बच्चे क्योंकि स्कूल वापस जा रहे हैं, सो दे शुड हैव फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन। लेट्स टेक अ लुक कि नीडो क्या कह रहा है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कि किस तरह छोटी छोटी बातों पे अगर आप ऑफेंडेड फील करेंगे तो आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। रूठने मनाने का भी एक असर होता है। कुछ अपनों से आप इसलिए नाराज़ भी होते हैं क्योंकि आपका दिल चाहता है कि वो आपको मनाएं, और ये आप अपने वालिदैन के साथ भी करते हैं, वालिदैन बच्चों के साथ भी करते हैं, पार्टनर्स के बीच में भी होता है। लेकिन जब अभी तक हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि अगर ये चीज़ रोज़ाना का मामूल बन जाए तो फिर ऐसा शख्स आपको अपने करीब बुलाने के बजाय या ये एहसास दिलाने के बजाय कि आपकी तवज्जो उसके लिए अहम है, आप उससे डरने लगते हैं, कतराने लगते हैं और आपके बीच में एक गैप आ जाता है। ये छोटे बच्चों में भी देखा गया, अगर बात बात पे वालिदैन नाराज़ हो जाएं तो फिर बच्चे अपने दिल की बात या खुदा ना खासा किसी प्रॉब्लम में अगर फंस जाएं तो वो शेयर करना ही बंद कर देते हैं। एंड दिस ऑल्सो हैपन्स बिटवीन स्पाउसेस कि एक फ़लाना शख्स बहुत गुस्से का तेज़ है, आप देखेंगे कि उसके टीम मेंबर्स भी उससे डरेंगे, घर की हेल्प भी उससे डरेगी। ये और बात है कि उसके रोब की वजह से कई उसकी चीज़ें उसके मुताबिक हों, लेकिन लोग उससे डरना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी। अक्सर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं उसके बारे में कहा यही जाता है कि अराउंड दिस पर्सन इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स। कब कौन सी चीज़ बुरी लग जाए, ऐसा लगता है ना कि कई लोगों के बारे में हम कहते हैं कि यार ये तो लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, किसी बात पे भी नाराज़ हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिद्रा, आप ही की बात से मेरे जहन में आया कि हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। तो अगर आप एक डिपार्टमेंट में एक तरीके से एक्ट करते हो तो वो उसका रिपल इफ़ेक्ट आपके कहीं ना कहीं और डिपार्टमेंट या एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी आएगा, जैसे वर्क प्लेस हो सकती है या आपका घर हो सकता है। अच्छा, जैसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स की बात की जा रही है या पार्टनर्स की बात की जा रही है, जो टॉक्सिक the person who himself is toxic, उसको शायद पता ही नहीं चलता कि उसके अल्फाज दूसरे इंसान के लिए या उसके एक्शन दूसरे इंसान के लिए कितनी तकलीफ़ देते हैं। वो तो उनसे पूछना चाहिए जो उस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। असल विक्टिम तो वो होते हैं जिनको है। अक्सर हमारे पास थेरेप्यूटिक्स में, कोचिंग में वो बंदा नहीं आता जो टॉक्सिक होता है, असल में वो लोग आ रहे होते हैं जो उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनका यही होता है कि एक घुटन महसूस होती है उस इन्वायरमेंट में। आप अपने दिल की बात नहीं उस शख्स से कर सकते। इवन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो टॉक्सिक शख्स है उसको भी अवेयरनेस नहीं होती कि वो कितना टॉक्सिक दूसरों के लिए हुआ हुआ है या वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को। उसको तब अंदाज़ा होना शुरू होता है जब उससे लोग जो हैं वो मुतासिर होकर परे हो रहे होते हैं, दूर हो रहे होते हैं। आप उससे जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। कुछ लोग तो उसके मुंह पे कह देते हैं कि तुम्हारा ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता, और बहुत से लोग जो हैं वो डर के ये कह भी नहीं पाते। अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो पावर प्ले भी कर रहे होते हैं। पावर प्ले, कंट्रोल प्ले भी हो रहा होता है जिसके अंदर आप एक शख्स को जो है दबा रहे होते हो, अपने अल्फाज से उसको दुख दे रहे होते हो। इंटरनली ऐसे लोग जो हैं इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होते हैं, टॉक्सिक लोग। कोई ऐसी चीज़ जो उनके साथ ज़िंदगी में हुई होती है वही जो है वो आगे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जो उनके अंदर चल रहा होता है। एब्सोल्युटली। बल्कि जैसे आपने कहा ना कि जो लोग रिसीविंग एंड पे होते हैं वही आपके पास थेरेपी के लिए आते हैं, अक्सर उनमें एक और रिपल इफेक्ट देखा गया है। मिसेस अली जैसे मिसाल के तौर पे एक खातून है, वो अपने हस्बैंड से बहुत घबराती हैं, उनसे दिल की बात नहीं कर पाती, उनकी सास भी बहुत सख्त मिजाज हैं, पूरे ससुराल में एक ऐसा एनवायरनमेंट है वेयर शी इज़ नॉट एडजस्टिंग। आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि वो जो सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लगता है। यानी जब एक जगह तो आपकी चल ही नहीं रही है ना, आपकी कोई सुन ही नहीं पा रहा, ना आप अपने दिल की बात कह पा रहे हैं, तो वो गुस्सा आपने कहीं ना कहीं निकालना है। तो वो या तो आपके घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प है उस पर निकलेगा या बच्चों पे निकल आएगा कि बच्चे को चलते चलते एमी डांट पड़ी है बिकॉज यू आर फीलिंग सो आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये जो रिपल इफेक्ट है इसको कैसे रोका जाए? यानी एक इंसान को पता है कि यार फलाना शख्स मुझसे ज़्यादती कर रहा है, लेकिन अनजाने में आप भी वही ज़्यादती दूसरों के साथ करने लगते हैं, इसको कैसे रोकें? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकई में लैक ऑफ अटेंशन हो रही होती है, जिनकी चीज़ों को ना तो सुना जा रहा होता है, ना उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा होता है, और ना ही उनसे कोई सही तरीके से बात करता है, जहाँ पर उनको इंटरनली ही जो है वो फीलिंग्स आती हैं कि हम एक घुटन महसूस कर रहे हैं या हम खुद जो है वो इस ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं कि हमें ना तो कोई सुन रहा है और ना हम अपनी दिल की बात किसी से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो बंदा खुद उस चीज़ से अफेक्ट हो रहा होता है, फिर वो उस वक्त और हालात के साथ साथ लोगों को उससे अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम तक बंदा खुद अपने आप पे फेस कर रहा होता है, और फिर वो बाद में वैसा ही होकर दूसरों के साथ वैसा ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, और लोग उसकी उस ट्रीट से जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं।
तो यहाँ पर यही है कि आप जब किसी को बात करें, कहते हैं ना कि पहले तोलो और फिर बोलो। तो अगर आप इफ़ यू आर सेइंग समथिंग टू समवन, यू शुड थिंक कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज यूज़ करें जहाँ पर आपको पता हो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और पेनलेस है। दूसरे को आप क्या कहने जा रहे हैं, किस टोन में कहने जा रहे हैं, और दिस इज़ द मेन थिंग कि वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या है। आपने जैसे शो के आगाज़ में कहा कि आप कोई तनकीद वाली बात भी वक्त और हालात को देखते हुए बयान कर सकते हैं, और उसका वे ऑफ टॉकिंग भी डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पे आप लफ्ज़ों का बेहतर चुनाव करके अपनी उसी मुद्दे पे रह के अपनी बात को बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं, जो सामने वाले के दिल और दिमाग पे ज़्यादा मुतासिर नहीं हो। तो हमें अपने वर्ड्स का चुनाव बेहतर बनाना चाहिए। अगर हमारा मकसद बिहेवियरल चेंज लाना है तो वो गुस्सा या ऑफेंसिव बात किए बगैर भी हो सकता है। आप लव लैंग्वेज से हो सकता है। जैसे आप बच्चे में जब कोई सुधार लेके आते हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी करते हैं। यानी एक तरफ उसको पनिशमेंट से डराते हैं तो दूसरी तरफ उसको ये भी बहलाते हैं कि भाई अगर तुम्हें इंसेंटिवाइज करते हैं। अच्छा अली, आपके पास ये सवाल लेके आना चाहूँगी, सिंस आपका ताल्लुक एकेडेमिया से भी है, यूर ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट। एक तरफ तो हमने उनकी बात की जो बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, हर चीज़ को ऑफेंस ले लेते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, चाहे वो वर्बल वायलेंस हो या फिजिकल वायलेंस हो। दूसरी तरफ ये भी देखने में आया ख़ास तौर पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कि जो एक बच्चा बार बार पनिश होने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी शरारत कर रहा है, यानी रिपीट ऑफेंडर है, वो भी बेचारा अटेंशन सीकर ही होता है। कई दफ़ा देखने में आया कि जो सबसे ज़्यादा नॉटी बच्चे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता बट दे आर गोइंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड्स। हो सकता है उनके घर में उनके पेरेंट्स की अनबन हो रही हो, पेरेंट्स की सेपरेशन हो, तो इस बच्चे का भी अपना अंदाज़ है अटेंशन देने का कि वो रिपीटेडली शरारत करेगा, टीचर को तंग करेगा, दूसरों को तंग करेगा। तो रादर देन कि हम उसको पनिश करें, हम उससे कैसे डील करें आपके ख्याल में? नहीं, इसके लिए तो सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्कूल्स के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो उन बच्चों को इन्वेस्टिगेट करें। जिस तरह से हम करते हैं तो पता ही चलता है, ज़्यादातर रीज़न यही होती है जो आप कह रहे हैं कि ब्रोकन फैमिलीज हैं, या फिर दूसरा ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिकल एक क्रंच है सोसाइटी में, तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके वालिदैन दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर में अकेले हैं, स्कूल से जब वो पहुँचते हैं उस वक्त से लेकर रात गए तक अकेले होते हैं। या फिर आप देखिए कि बच्चे की तरबियत में दोनों का किरदार है, माँ का भी किरदार है, बाप का भी किरदार है। बहुत सी चीजें जो माँ नहीं कर सकती वो बाप ने ही आगे उसको डिलीवर करनी है और बच्चे की शख्सियत उसने बनानी है। लेकिन बाप जो है, जब सुबह बच्चा स्कूल से निकलता है तो वो निकल चुका होता है या फिर वो सो रहे होते हैं, और जब रात गए बच्चा बाप घर पे आते हैं तो उस वक्त तक जो है वो बच्चे सो चुके होते हैं। तो वो इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो वहीं कहीं ना कहीं वो कमियां बच्चों के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो वो फिर वो निकलती हैं ज़ाहिर स्कूल्स के अंदर। और प्रॉब्लम यही है कि हम रूट कॉज को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको किसी भी तरह से या तो हम उसको मारेंगे या फिर हम डांटेंगे, तो उससे बच्चा जो है वो जिद्दी हो जाता है। और कभी भी आप किसी को भी नसीहत करना चाहें तो आप उसको क्लासरूम में या महफिल में ना करें, बल्कि उसको नसीहत अकेले में करें, और एप्रिसिएशन अगर आपने करनी है तो वो आप किसी भी गैदरिंग में कर सकते हैं। अच्छा, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों का ना जहन बहुत कच्चा, एक कच्चे घड़े की तरह होता है। मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बड़े ओहदों पे परेशान होते हुए देखा है, नाराज़ होते हुए देखा है। हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो जी मुझे फ़लाने मेरा इंट्रोडक्शन लंबा नहीं दिया, मेरे बारे में ये नहीं बताया, लोग इस बात से भी नाराज़ हो जाते हैं। मुझे पहले बुलाया, जी मुझे पहले बुलाया, मुझे बाद में बुलाया, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, हम आए तो हमें कोई रिसीव करने नहीं आए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे मैंने नाराज़ होते हुए लोगों को देखा है। लेकिन मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, वन ऑफ द मोस्ट टचिंग एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, मैं एक यौम शहदा का प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, और उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल में 10-12 साल की उम्र की होगी, जिसके वालिद साहब फ़ौज का हिस्सा थे और वो शहीद हो गए। तो उसको बुलाया गया क्योंकि वो बहुत अच्छी, उसने एक पोएम लिखी थी, एक नज़म लिखी थी अपने वालिद के नाम, अपने शहीद वालिद के नाम, और हम चाहते थे कि वो उस प्रोग्राम में उसको प्रेजेंट करें। तो 2-3 दिन की रिहर्सल्स के बाद
अनफॉर्चुनेटली ये डिसाइड हुआ कि वो प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा था और तवील होने की वजह से उसके कुछ एक्ट्स को कट करना पड़ा। तो उस बच्ची की नज़म भी उनको लगा कि ये थोड़ी लंबी हो रही है या इट इज़ नॉट क्रिएटिंग द राइट इम्पैक्ट। तो बच्ची को हमने 3 दिन तो इन्वॉल्व रखा था, लेकिन हमने कहा कि किसी और प्रोग्राम में एडजस्ट हो जाएगा। और मुझे कभी नहीं भूलता कि वो 12 साल की बच्ची, यानी एक तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, एंड द वे हर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट वाज कि अब मेरे बाबा हयात नहीं है ना, तो आप लोगों ने मेरे साथ ये किया है। तो वो जो एक सेंस ऑफ जिसको कहना चाहिए ना लॉस ऑफ कंट्रोल है कि अब मेरे साथ ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि मेरे सर पे साहिबान नहीं है, मैं यतीम हूँ या मेरे फादर यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो मेरे ख्याल में मेरे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंसेस थे। तो वाकई बच्चों का जहन अपने तरीके से काम करता है और उनको समझना या वो किस बात पे क्यों नाराज़ हो रहे हैं, उनके साथ बच्चा ही बनना पड़ता है और कई दफ़ा हम इन चीज़ों का एहसास भी नहीं कर रहे होते। खैर, एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा कॉल हमारी ड्रॉप हो गई, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस रिकनेक्ट करेंगे और मैं अपने पैनल से भी पूछूंगी कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट दैट दे हैड, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस का मतलब हम खुद अखज़ करते हैं। कई दफ़ा हम कई पेन्स को इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं। हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट, वील डिस्कस दैट विद द पैनल। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, क्या एक्सपीरियंस है आपका? आपकी ज़िंदगी में कौन है जो बात बात पे नाराज़ हो जाता है? नहीं, इट्स मेबी द अदर वे। अगर कोई लोग आपके क्लोज वंस इन एनी रिलेशनशिप, बी मदर और हस्बैंड और यू नो फ्रेंड्स अराउंड, तो अगर वो उनकी कोई बात हर्ट करे तो क्या रिएक्ट नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द राइट वे टू रिएक्ट कि नेक्स्ट टाइम वो बिहेवियर ना हो? अच्छा, दैट इज आल्सो एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट इन। और ये सवाल मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह के पास ले जाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये कई लोग सोचते हैं कि यार कई दफ़ा मेरे पास ये स्पेस ही नहीं होती कि मैं अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर सकूँ। कोई बात बुरी लग रही है लेकिन उसको मोस्ट इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे किया जाए ताकि बार बार वो बात ना हो। अच्छा, सबसे पहले तो टिप नंबर 1 आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले तो हमारा जो है ना वो इमोशनल ब्रेन एक्टिव हुआ होता है। जब भी कोई हम इस तरह की चीज़, तो हमारे गार्ड्स बहुत अप हुए होते हैं, तो हमारा ये होता है कि हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसके अंदर सबसे बेहतरीन जो टिप है वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लगी है तो रादर देन फ़ौरन रिएक्ट करने के, प्लीज़ टेक अ पॉज ऑफ मे बी 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। आप उस जगह से ज़रा बाहर जा सकते हैं। अगर बहुत ही बड़ी कोई बात हो गई है तो प्लीज़ 24 आवर्स का तो ज़रूर कोई टाइम दें, और उसके बाद आप जब बात करेंगे तो आप भी अपने हवास में होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंटली उससे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारा फ़ौरन जो ब्रेन है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पिक करने लग जाता है। इसने मेरी आइडेंटिटी के ऊपर बात की है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात की है, तो हमें वो हर चीज़ जो है नेगेटिव एस्पेक्ट में दिख रही होती है। हम अपने आप से क्या सवाल पूछ सकते हैं उस टाइम पे, बिफोर टॉकिंग टू द अदर पर्सन, इस चीज़ का ये जो मुझे बात की गई है इसका और मतलब क्या हो सकता है? What is absolutely right कि उसको थोड़ा सा ना तहम्मुल के साथ उस पर सोच विचार करें। जो एकदम स्पाइक ऑफ एंगर आई है उसको पहले कंट्रोल करें, वरना आप जो बात कहेंगे भी, तो अक्सर होता है ना जब आपकी वॉइस क्रैक करने लगती है, आप रूहानसी सी आवाज में कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन मिसेस अली, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा कोई मौका है जिस पे आपने ऑफेंडेड फील किया हो, तो उस वक्त कोई हाजिर जवाबी वाला ना जवाब नहीं आ रहा होता कि यार मैं अच्छे अंदाज में क्या बात करूं, और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो मौका गुजर जाता है तो बहुत सारे जवाब आ रहे होते हैं कि यार मुझे ये नहीं, ये कहना चाहिए था। आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ बहुत बार होता है, लेकिन मेरी एक हमेशा से आदत रही है कि मैं हमेशा से डायरी लिखती हूँ और मैं हमेशा डायरी में वो पॉइंट नोट कर लेती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। सही। तो मैं ज़्यादा खामोश रहती हूँ, और जब मैं वो डायरी में पॉइंट नोट कर लेती हूँ तो मैं मौके का तलाश कर रही होती हूँ कि मुझे इस बात को कहाँ पे अब इसको बेहतर वे में आगे कन्वे करना है। सही। क्योंकि कम्युनिकेट ही करना चाहिए, जैसे कॉलर का क्वेश्चन था, तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ द राइट वे कि आप सामने वाले पे अपनी दिल की बात करो, लेकिन उस लहजे में नहीं करो जिसने उसको आपसे हर्ट हुआ है। आप उससे बेहतर अल्फाजों में और बेहतर वक्त में उसको वो चीज़ कम्युनिकेट करो ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और उस पर कोशिश करे कि हाँ यार
शायद उसको वाकई बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने टाइम लेकर बगैर बदतमीज़ी के बेहतर लफ्ज़ों के चुनाव के साथ मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई कराई। तो वो जो नेक्स्ट टाइम जो गलती पे भी होता है वो भी उस चीज़ का बहुत ख्याल रखता है। तो मेरी तो अपनी पर्सनल टिप ये है कि मैं कुछ भूलती नहीं हूँ तो लिख लेती हूँ, ताकि उस चीज़ को आपको याद करने में भी आसानी हो और बेहतर तरीके से आपको उसको बाद में जवाब दें। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि मैं लोगों से पूछती होती हूँ, वो आके गुस्से में बात कर रहे होते तो मैं कहती हूँ दिल में कहा है या मुंह पे कहा है, तो कहते हैं नहीं ये दिल में कहा, मुझे बाद में याद आया। तो बाद में जब आपको रिप्लाईज याद आते हैं देन यू फील रिग्रेट कि यार मैंने ये क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो आपको जब बाद में ही जवाब देना है और बेहतर तरीके से देना है और बाद में ही सारे जवाब याद आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है आप लोगों के लिए भी, सामने वालों के लिए। तो टाइम लेकर इसको बोले ताकि सारी जहन में चीज़ें हो और फिर आगे रखी जाएं। अली, एक इसका जो टिप लोग देते हैं अक्सर कि इग्नोर करो। अब कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है तो उसको इग्नोर करना तो आसान नहीं होगा, और फिर कई लोगों को लगता है कि दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट अ वेरी ऑथेंटिक वे ऑफ लिविंग, कि मैं जो महसूस कर रही हूँ मैं उसका इजहार क्यों नहीं कर सकती। लेकिन जब ख़ास तौर पे प्रोफेशनल क्वार्टर्स में लोगों को कहा जाता है कि अगर कोई बात बुरी भी लगी है तो इग्नोर करना सीखो, क्योंकि बॉस है, बॉस की बातें इग्नोर करनी पड़ती हैं, कॉलीग्स की बातें इग्नोर करनी पड़ती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी कमज़ोरी किसी और के हाथ में दे रहे हैं, यानी किसी और को ये पता लगने दे रहे हैं कि ये बात आप उनकी कही भी या उनकी की भी ये हरकत ने आपको ऑफेंड किया है। क्या आप समझते हैं कि ये अच्छी एडवाइस है कि इग्नोर करो? नहीं सिद्रा, इग्नोर आप करेंगे तो वो फिर बातें जो है ना वो पाइलअप होती जाएंगी, दिल में बैठती जाएंगी, तो इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे बात है कि आप अपने पोस्चर चेंज करते हैं, कहते हैं ना गुस्सा आता है खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, तो इस तरह से अपने पोस्चर चेंज करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उस वक्त कहें कि अच्छा हम बाद में बात करते हैं। मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा था, मेरी पार्टनर थी, हम लोग के दरमियान बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे। तो एक दिन कॉल आई किसी बात पे, उन्होंने गुस्सा किया, मैंने कहा कि मैं जो है आपसे शाम में बात करता हूँ। तो जब शाम में बात हुई तो हमारी बड़े अच्छे मूड में बात हुई और दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया। और उन्होंने कहा यार आपने जो ये कहा ना कि अभी बात नहीं करते बाद में शाम करते, तो मैंने भी रीथिंक किया चीजों को कि नहीं बहुत सी चीजें आपकी सही थी और बहुत सा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो कुछ और था। तो आपको ये चीज करनी चाहिए कि आप जो है वो वक्त लें और उसको डिस्कस कर लें, डिस्कस करके चीजों को रिजॉल्व करें। अली, आपके केस में आप बहुत खुशकिस्मत थे कि अगला शख्स भी समझदार था और हेल्दी माइंडसेट के साथ था। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारी गुफ्तगू नामुकम्मल होगी अगर जब हम रिपीटेड ऑफेंस की बात कर रहे हैं, बार बार बुरा मनाने की बात कर रहे हैं, तो हम टाइप बी पर्सनालिटीज़ को ना इनकाउंटर करें। यानी जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो तो होते ही मौके की तलाश में, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट ड्रामा। तो चाहे आप वक्त लें, चाहे आप कहें कि यार मैं थोड़ी देर बाद, आप ये पैटर्न आपके सामने उभर कर सामने आ जाएगा कि वो कभी गलत नहीं होंगे, आप ही गलत हैं, आप माफ़ी मांगें, आप अपने रवैये को बदलें, आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी अगर आपने एक्शन किया है उसको रिवर्स करें जी। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? और अगर आप उनके साथ एक सिनेरियो में हैं, चाहे आप शादी आपकी उनसे हुई भी, आप काम उनके साथ करते हैं, इनको सरवाइव करने का तरीका क्या है? अच्छा, इसके बहुत ज़बरदस्त एक तरीका है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो आपके एग्रेशन पे, आपके रिएक्शन के ऊपर, आपके रोने धोने पे बहुत फीड कर रहे होते हैं आप पे, उनको अच्छा लग रहा होता है, यही उनकी पावर होती है। आप उनसे उनकी पावर छीन लें, और वो पावर छीनने का क्या है? डोंट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। तो जब आप नहीं रिएक्ट करेंगे, आप बैठे हुए हैं आराम से साइलेंस में हैं, वो आपको बेशक कुछ भी बोल रहा है, आई नो इट फील्स बैड। अरे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 5 दफ़ा अगर कोई ऑफेंड कर रहा है ना, 4 दफ़ा तो आप डोंट रिएक्ट हो रहा होता है, 5वीं दफ़ा वो पहली वाली 4 का भी सारा गुस्सा एक साथ निकल आता है। देखिए, आपके पास चॉइस होती है ना। हाँ। सिद्रा, हमेशा हर एक शख्स के पास चॉइस होती है टू एग्जिट दैट एनवायरनमेंट, टू एग्जिट दैट रिलेशनशिप। आप बहुत दफ़ा हमें लग रहा होता है हम एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन मौका होता है। अगर तो हद से ज़्यादा बात हो गई है तो आपने क्या करना है, वो सिंपल सी बात है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम एक्चुअली अ सर्वाइवर माई सेल्फ। तो मेरे लिए यही होता था शुरू में, मैं जब बहुत ज़्यादा रोती थी, तकलीफ थी, तो अगले बंदे को राहत मिलती थी उस चीज़ से। और वो कहते हैं ना, आपकी वो एक कंट्रोल होता है, पावर होती है। द मोमेंट आई एग्जिटेड और मे बी आई स्टॉप रिस्पॉन्डिंग to the request और to the pointers जो मेरी बॉडी टाइप पे बोल रहे होते थे या मेरी पढ़ाई पे बोल रहे होते थे या कुछ भी, जब मैंने वो करना, मैंने कहा जी ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो इस वजह से कहते हैं कि वो थैंक यू सो मच, तो उनके दिमाग में क्या आता है, ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही। अब ये रिएक्ट नहीं कर रही तो मैं जो आगे सोच के बैठा हुआ था या बैठी हुई थी वो तो हो ही नहीं रहा, और वो अंदर ही अंदर जो है ना उनको उन्हीं की आग में जलने दें। यू से थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक, थैंक यू सो मच। व्हेन यू रियलाइज द पैटर्न इज कि कोई मसले को एड्रेस नहीं किया जा रहा, बल्कि उस चीज़ पे चोट बार बार इसलिए की जाती है या खुद नाराज़ होने का इसलिए एक दिखावा किया जाता है ताकि आप गिल्टी हों, आप बुरा महसूस करें, आप रोएं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। व्हेन इट्स अ कंट्रोल टैक्टिक देन योर बेस्ट रिस्पॉन्स इज़, जैसे कि बिस्मिल्लाह ने कहा, कि अपने इमोशंस को डिटैच कर लें, या तो फुली उस रिलेशनशिप से, उस सिनेरियो से एग्जिट ले लें। अगर नहीं भी कर सकते तो इमोशनल आपकी रिस्पॉन्सेज देना बंद कर दें। आप बिल्कुल ना समझें कि उनको समझा कर, उनको रिएक्ट करके, उन पर गुस्सा करके आप उनको तब्दील कर पाएंगे। दैट इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट। लेकिन फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स आई थिंक कि वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अली, बिस्मिल्लाह एंड अली फॉर बीइंग हियर विद अस। इट वाज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू ऑल एंड आई होप कि हमारे देखने वाले सीख सकेंगे कि हर दफ़ा छोटी छोटी बात पे नाराज़ होने से वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।